हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूरिका स्टडी में। और आज मैं आपको ये मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा और इसके 4 ऑप्शन हैं और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। उस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन का जवाब देना है। तो चलिए, सभी क्वेश्चन को मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा दूँगा और इसमें किसी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो चलिए, सबसे पहले ये ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a, b का मौसा गुण a, b का लौसा निम्न में से किसके बराबर होगा। तो देखिए, ये लौसा गुने मौसा, तो ये लौसा गुने मौसा का आंसर 1 का क्या होगा, डी होगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, 1 का आंसर कितना हो जाएगा, डी, क्योंकि ये दो संख्या का गुणनफल होता है। तो दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो मौसा गुने लौसा होता है। तो एक संख्या अगर हमको ए पता है, दूसरी संख्या बी, तो गुना करेंगे तो ए गुने बी हो जाएगा। यानी दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए मौसा गुने लौसा निम्न में से कौन होगा, तो ए गुने बी होगा। ठीक है, और देखो दूसरा नंबर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों को निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांक, यानी दो धनात्मक पूर्णांक है, जैसे एक 5 है, एक 10 है, एक 5 है, एक 15 है। तो दो कोई धनात्मक पूर्णांक ले लेंगे, तो ये इसमें दो धनात्मक पूर्णांक के लिए किसे परिकलित करने की एक तकनीक है, तो ये हो जाएगा मौसा। ठीक है, तो दो धनात्मक यानी मौसा निकालने के लिए हमें दो धनात्मक पूर्णांक की ज़रूरत होनी चाहिए। तो 5 हो, 10 हो, 15 हो, इस टाइप का कोई दो गो संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये मौसा निकाल सकते हैं किसके विधि से, तो यूक्लिड विभाजन विधि से। ठीक है, अब ये तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के एग्जाम बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निम्न में से किसके बराबर होगा। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, हमको हल कितना करना है, इसका मान निकालना है 1/अल्फा और 1/बीटा का। देखिए इसको हम एलसीएम करते हैं। ठीक है, 1/अल्फा और 1/बीटा का, तो अल्फा बीटा का एलसीएम ले ली तो अल्फा बीटा हो गया, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, बीटा बचा। तो बीटा को 1 में गुना करा दिए तो ये बीटा हो गया, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, अल्फा बचा, अल्फा में 1 से गुना कराए तो अल्फा हो गया। अब ये ध्यान दीजिए कि अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा सेम सूत्र है। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -a/b/a और अल्फा इंटू बीटा का होता है c/a। ए से कैंसिल हो गया, बचा कितना, तो -b/c बचा। अब देखिए, तो b का मान कितना है, तो +1 है, और a का मान कितना है, 1, तो ये हो गया -1। तो इससे पता चला कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अब ये तो इससे पता चला इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी, एकदम राइट है। अब आ गए 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तब अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा किसके बराबर। तो देखिए, सबसे पहले ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, तो इसमें हमको हल निकालना है। प्रश्न से क्या दिया हुआ है कि 1/अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा। ठीक है, तो बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, बचा अल्फा, अल्फा में अल्फा से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, प्लस अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, बचा बीटा, बीटा में बीटा से गुना करा दिए तो ये बीटा स्क्वायर हो गया। अब ये देखिए, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पे इसको हम रख देंगे, तो इसका सूत्र हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा 2 बीटा, बट्टा में हो गया अल्फा बीटा। अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हम यहाँ निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a
ए माइनस सूत्र वाला और बी का मान 3 हो गया, ए का मान 1। तो इसका हल क्या था, कितना है 3। अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया कितना, सी बटा ए। तो ये कितना हो गया 5/1, ये कितना हो गया 5 हो गया। तो अब देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया -3 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का मान कितना हो गया 5 हो गया, और ये बट्टा में अल्फा बीटा का मान 5 हो गया। तो 3 3 9 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, बट्टा में कितना 5, घटा दिए तो कितना आ गया 1/5 आ गया। तो इससे पता चला कि इसका ये 4 नंबर क्वेश्चन है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा 1/5। तो देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो 5 नंबर को जानना है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। तो देखिए बहुपद पहचानने का एक तरीका होता है, इसको हम पहचानते हैं। देखिए यदि किसी भी संख्या का पावर यदि माइनस में हो, ठीक है, तो इस प्रकार के यदि कोई चर है और चर का पावर माइनस में हो तो ये बहुपद नहीं होता है, ठीक है। नंबर 2, यदि किसी भी चर पे रूट हो और उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता हो तो वह बहुपद नहीं होता है। उसके बाद कोई चर हो और ये बटा में हो, तो इस प्रकार के जो अगर बहुपद है तो अगर बटा में हो तो ये बहुपद नहीं कहलाएंगे। अगला, अगर किसी भी चर का पावर बटा में हो, ठीक है, और वह कटता नहीं हो तो इस प्रकार के जो चर हैं और इसके पावर इस प्रकार के बटा में होंगे तो इस प्रकार के ये जो रहेंगे तो ये बहुपद नहीं कहलाएंगे। देखिए तो क्या नहीं होना चाहिए, पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, मतलब चर पर रूट हो और रूट होने के बावजूद उसका पूरा पूरा वर्गमूल ना हो, ठीक है। उसके बाद है कि कोई चर बटा में नहीं होने चाहिए, ठीक है, और ये किसी भी चर का पावर बटा में नहीं होना चाहिए। तो देखिए ऐसा भी होता है कि अगर हम इस प्रकार के दे दिए x² दे दिए और बटा में हम दे दिए x³ और बटा में x² दे दी, तो ये बटा में इसका ये मतलब नहीं कि बहुपद नहीं हुआ, क्योंकि ये कैंसिल हो गया तो x तो बचा कितना x² प्लस x। तो इस प्रकार के बहुपद हो जाएंगे। और ये ध्यान देना है कि फिर इस प्रकार के दे दी अगर x के पावर -2 है तो ये बहुपद होंगे, क्यों, ये माइनस से ऊपर जाके प्लस हो जाएंगे, ये बहुपद होंगे। तो ध्यान देना है कि हमको इस प्रकार के जब इस फॉर्म में रहेंगे तब बहुपद नहीं होंगे। चर पे रूट है और उसका पूरा वर्गमूल नहीं होगा, वह बहुपद नहीं कहलाएंगे। तो इस प्रकार की ये रूल को आप फॉलो कीजिएगा, आसानी से आप पहचान लीजिएगा कौन बहुपद है और कौन नहीं है। तो देखिए सबसे पहले 5 नंबर क्वेश्चन में कि बहुपद कौन नहीं है। तो देखिए ये √5 है x² माइनस ये 3√2 x + 4, इसका मतलब ये बहुपद है। फिर इसका अगला चेक करते हैं तो ये भी बहुपद है, क्योंकि देखिए ये अंक √3 है तो ये अंक बटा में है जबकि चर बटा में नहीं है, ठीक है, इसलिए बहुपद है। अब देखिए सी नंबर x क्या है बटा में, इसलिए ये बहुपद नहीं है, ठीक है। अगला भी चेक कर लेते हैं डी नंबर। तो ये देखिए ये अचर है, √5 अचर है, उस पे रूट है लेकिन चर पे रूट नहीं, इसलिए इसका आंसर सी हो गया सही आंसर कि यह बहुपद नहीं है। तो आसानी से पहचान गए। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा 5 - 15 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा इसमें से। तो देखिए द्विघात बहुपद का एक निकालने का सूत्र होता है, जिसके सूत्र के माध्यम से हम द्विघात बहुपद को निकाल लेते हैं। तो चलिए वो सूत्र हम आपको बताते हैं जो आसानी से आप एक बार देख के भी आसानी से बना सकते हैं। देखिए तो ये द्विघात बहुपद पहले तो दिया है, लिख लेंगे, ऐसे हम बता देते हैं। आप इससे लॉन्ग क्वेश्चन में जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 2, ये मूलों का योग या शून्यकों का योग हो गया। अब मूलों का गुणनफल तो ये हो गया कितना -15। अब देखिए द्विघात बहुपद लिखेंगे, द्विघात बहुपद बराबर क्या हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो गया x² माइनस अल्फा प्लस
बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 2 हो गया एक्स। आइए देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान -15 हो गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस हो गया। तो इससे आसानी से हम पकड़ लेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 किसका है। तो ये देखिए ये खोजेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाएंगे नंबर कितना में, 7 में। अब ये ध्यान देना कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। तो रेखीय जिसका मतलब पावर कितना हो, एक, चर का घात 1 हो, वही रेखीय व्यंजक कहलाता है। तो देखिए इसका पावर 2 है, इसका पावर 2 है और इसका पावर 7 है, तो इससे पता चले ये सब रेखीय है नहीं। अब ये हमको ध्यान देना है कि इसका पावर एक है, इसलिए ये रेखीय व्यंजक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में π/2 है, क्या है। तो ध्यान दीजिए पाई हो, पाई प्लस 2 हो, π/2 हो, π-3 हो। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो अपरिमेय संख्या होते हैं, क्योंकि इसको p/q के रूप में लिखा नहीं जाता। जबकि पाई का मान 22/7 होता है, ये परिमेय होता है, जबकि ये क्या होता है, अपरिमेय होता है। ठीक है, तो पाई अगर दिया हुआ होगा तो परिमेय नहीं होगा, ये अपरिमेय होगा। जबकि इसका मान अगर दिए हुए हैं तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए तो इसमें π/2 क्या है, तो अपरिमेय है, परिमेय है, पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं। तो इससे पता चला है, हम जान जाएंगे कि π/2 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए अब जानना है कि अपरिमेय कौन है। तो रूट अंडर कितना है, 64/36। तो देखिए 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, इसलिए पूरा वर्गमूल हो गया, इसलिए ये परिमेय है। 81 का वर्गमूल 9 हो गया, इसलिए ये परिमेय। ठीक है, अब ये 2.5 है, तो ये 0.5। ठीक है, अब ये 49 बटा कितना है, 49/7 है। ठीक है, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो हमको 49 ये दिया हुआ है, 7 49 कट गया, रूट अंडर 7। अब देखिए इसका पूरा वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, अब ये देखिए 10वां नंबर है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होगा। अब देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप या मानक रूप कहते हैं, तो ax³ + bx² + cx + d, ये इसका व्यापक रूप है। जबकि देखिए ये x² दिया होता है तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये है पावर 3 है और इस फॉर्म में दिया हो, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, यानी ये d जो होता है ना अक्षर पद होता है, यानी कोई अंक होता है, तो ये इसका व्यापक रूप। अगला है 11 नंबर कि 1 2 1 1 2 इस प्रकार के दिए हैं डॉट डॉट, इसमें से कौन संख्या हो गया। तो ये ध्यान दीजिए ये परिमेय तो होगा नहीं, क्योंकि एक के बाद एक बढ़ते जाता है। ठीक है, और डॉट डॉट है, अनंत है, पूर्णांक भी नहीं होंगे, उसके बाद इनमें से कोई नहीं, तो ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगला देखिए 12 नंबर घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो देखिए घात 1 वाला यानी जिस चर का घात होता है ना उसका बहुपद क्या कहलाता है, तो ये रैखिक कहलाता है। घात 1 वाले बहुपद को रैखिक कहते हैं और इसका शून्यकों की संख्या 1 होती है। यही पूछा जाए घात 2 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात। यदि पूछा जाए कि घात 2 वाले बहुपद द्विघात कहलाते हैं, उसके द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है, तो 2। अगला है कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, यह क्या कहलाता है। तो देखिए रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, तो इसमें 3 गो युग्म होता है, एगो विरोधी होता है, एक अविरोधी होता है, एक आश्रित होता है। तो विरोधी किसको कहते हैं, जिसका कोई हल नहीं होता, अविरोधी जिसका एक हल होता है, और आश्रित जिसका अनेक हल होता है। तो हमको इसमें जिसका कोई हल नहीं दिया हुआ तो क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा। ठीक है, और ये कोई हल नहीं होता ना तो इसका समांतर रेखा आता है, जब इसको हम ग्राफ पे खींचेंगे ना तो ये समांतर रेखा आएगा। अब ये है अगला 14 नंबर क्वेश्चन है कि -3,4 की स्थिति किस पाद में। तो ये देखिए अब हम कोई भी बिंदु को जानने के लिए इस प्रकार के ये कार्तीय तल का एक निर्माण करेंगे। कार्तीय तल में x अक्ष और y अक्ष से जो प्रत्येक भाग बनता है उसको हम चतुर्थांश कहते हैं। देखिए ये प्लस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस माइनस हो गया, और ये प्लस माइनस हो गया।
तो इस प्रकार के देखिए प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। ठीक है, प्रथम, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तब प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है प्लस प्लस, दूसरा चतुर्थांश में क्या होता है माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस और ये चौथा में हो गया प्लस माइनस। तो ये ध्यान देना -3,4, तो माइनस प्लस ये किस चतुर्थांश का है द्वितीय, तो इसमें मार देंगे द्वितीय वाला में। अगला देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक निम्न में से कौन है, तो मूल बिंदु। अब देखिए तो मूल बिंदु होता क्या है, तो ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष, तो एक्स एक्स डैश अक्ष, वाई वाई डैश अक्ष। तो ये जो कटान बिंदु हुआ एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इसी को क्या कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। इसके निर्देशांक जो है 0,0 होते हैं, यानी मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0,0 होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के ये क्वेश्चन भी है, ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर ये है 16 नंबर क्वेश्चन कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो ये कोटि कहलाएगा। ठीक है, यानी एक और बात समझ लीजिए कि भुज किसको कहते हैं, एक्स को भुज, कोटि किसको, तो वाई को। तो अब एक्स से पूछा जाएगा, एक्स से तो इसके उल्टा है, एक्स से पूछा जाएगा तो वाई बताएंगे, वाई से पूछा जाएगा तो एक्स। तो किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है, तो कोटि कहलाती है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो बनाएंगे, इसमें फिर ऑब्जेक्टिव, सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको अच्छे तरह से सॉल्व करके बताए जाएंगे और ये परीक्षा के लिए आपके लिए बेहद उपयुक्त होगा। और इस प्रकार के वीडियो आप देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस प्रकार के वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँ।